नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लाइफ 24 में आपका स्वागत है। मैं सज्जन आपके सामने 25 टॉपिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 टॉपिक विज्ञान के लाया हूं, जो कि पिछली परीक्षा में इन महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसके आधार पर मैंने ये 25 टॉपिक तैयार किए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप इसको देख लीजिए। आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में या कहीं भी जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पीडीएफ आप देख सकते हैं। लास्ट तक दोस्तों ज़रूर देखिए, इसमें 25 टॉपिक क्या क्या हैं आप देख कर ही महसूस कर सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत है और कितना अच्छा पीडीएफ है। इससे कितने क्वेश्चन आपको ठीक से मिल सकते हैं देखने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, ये 25 टॉपिक कितने अच्छे साबित हो सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं एक नज़र में। ये बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं, जो कि मैं अभी 10 मिनट के अंदर आपको दिखा सकता हूं और पढ़ के बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की पीडीएफ है। लास्ट तक मैं इसको पूरा कराऊंगा। अभी एक नज़र इस पे डाल लीजिए। ये है, मैं शुरुआत से अब कराता हूँ इसको। शुरुआत से दोस्तों लास्ट तक जरूर देखते रहिए, इसमें 25 टॉपिक में क्या क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 टॉपिक। पहला टॉपिक है विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य। विटामिन से कि जो भी टॉपिक है वो क्लियर स्पष्ट किया गया है, उससे कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता है दोस्तों। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन थ्योरी FG हॉपकिंस ने दी थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? B, C और P। दोस्तों जहाँ भी देखते हैं तो उसमें केवल हमको बताया जाता है, हम लोगों को BC, केवल BC ही घुलनशील है, जल में घुलनशील। लेकिन इसमें P को सभी लोग छोड़ देते हैं। अगर परीक्षा में P आ जाए तो क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ। तो इसलिए ये 3 विटामिन आपको ध्यान रखना है, B, C और P। इन्हें शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मल मूत्र के द्वारा ये बाहर हो जाते हैं शरीर से दोस्तों, इसलिए इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA, ठीक है। इन्हें शरीर में स्टोर किया जा सकता है दोस्तों। इसको एक ट्रिक है याद करने की का तरीका, क्योंकि उसी आधार से मैंने इसको लिखा है। KEDA तो क्या हो जाएगा? कीड़ा। आप कीड़ा से भी याद कर सकते हो, कीड़ा। तो KEDA कीड़ा कह सकते हैं। ये है वसा में घुलनशील। विटामिन A लीवर में स्टोर किया जा सकता है दोस्तों। अब मैं आगे इसके क्या देखते हैं। विटामिन इधर रहेगा, इधर विटामिन रहेगा, रासायनिक नाम रहेगा, कमी से होने वाला रोग और स्रोत कहाँ ये प्राप्त किए जा सकते हैं। तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनाल। इससे होने वाला रोग होता है, इससे कमी अगर हो जाए तो होने वाला रोग होता है रतौंधी। ये कहाँ पाया जाता है? स्रोत इसके क्या हैं? गाजर, दूध, अंडा, आम, पपीता, मछली का तेल और लाल चावल आदि इसके स्रोत हैं। मतलब इनमें विटामिन A पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इससे होने वाला, इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। इसका स्रोत क्या है? मूंगफली, आलू, सब्जियां, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B2 या G। मतलब विटामिन B को विटामिन G भी कहा जाता है। राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। इससे कमी से होने वाला रोग है त्वचा फटना, आँख का रोग, चमड़ी का सफ़ेद होना, ठीक है। इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? अंडा, दूध, हरी सब्जियां दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इससे होने वाला है पैरों में जलन, पेलाग्रा और बाल। ये स्रोत क्या है? मांस, दूध, हरी सब्जियां दोस्तों। क्या है? मांस और दूध और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। आगे देखते हैं विटामिन
विटामिन B5 पेंटाथेनिक, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाला रोग है मानसिक विकार और लकवा पेलाग्रा। ये स्रोत इसके कहाँ है, प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, मांस, मूंगफली और आलू से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, खून की कमी, रक्ताल्पता, त्वचा रोग। ठीक है, इसके स्रोत हैं दूध, मांस और सब्जी। आगे देखते हैं विटामिन B9 फोलिक अम्ल, क्या है, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। खून की कमी 35, इसकी कमी से, फोलिक अम्ल की कमी से खून की कमी होता है और 35 जैसे रोग होते हैं। इसके स्रोत क्या हैं, अनाज, अंडा, दूध, मांस और हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। और आगे देखते हैं विटामिन H को विटामिन B7 भी कहा जा सकता है दोस्तों। और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, बायोटीन की कमी से बालों का गिरना और चर्म रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके स्रोत क्या हैं, ईस्ट, गेहूं और अंडा। इसके स्रोत यहाँ से विटामिन B7 या H प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B12 का है रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग है। इसके स्रोत क्या हैं, विटामिन B12 कहाँ पाया जाता है, मांस में और कलेजी दूध में पाया जाता है। विटामिन C इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग यानी मसूड़े का फूलना, मसूड़ों से खून आना और नाभिक रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके स्रोत क्या हैं, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद और मिर्च, टमाटर यानी सभी खट्टे फलों में ये पाया जा सकता है दोस्तों। आगे विटामिन D देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, सूखा रोग। और ये प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा और मछली, मक्खन, यकृत, यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये इसके स्रोत हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, सब्जी, मक्खन और दूध। और इसके और भी हैं विटामिन E, इसकी कमी से होने वाले रोग बांझपन है, सुंदरता का विटामिन इसको भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन K फ्लोक्विनोन की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, यानी विटामिन K की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके स्रोत क्या हैं, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। विटामिन P हेस्पिराइडिन इसका रासायनिक नाम है। और शरीर के अंदर नसों का फटना, इसकी कमी से शरीर के अंदर नसों का फटना। हरी सब्जियां और खट्टे फल इसके स्रोत हैं दोस्तों। आगे देखते हैं प्रोटीन के स्रोत, टॉपिक नंबर 2। अभी टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ है दोस्तों। विटामिन से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो बच नहीं सकता है, विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आया तो बच नहीं सकता, मैंने वो क्लियर करवा दिया। अब विटामिन जो है ये आपका 2 चल रहा है, विटामिन 2 प्रोटीन टॉपिक नंबर 2 चलेगा। अब इसका मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा अगर प्रोटीन से कोई क्वेश्चन आएगा तो, जहाँ तक ये आपका गलत नहीं हो सकता है। तो आगे देखते हैं प्रोटीन से संबंधित टॉपिक नंबर 2, पादप स्रोत और जंतु। यानी प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप जंतु, एक होता है पादप स्रोत, एक होता है जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत होगा चना, मूंग, तुअर दाल और राजमा, सोयाबीन, मटर आदि। ठीक है, और जंतु स्रोत हो गया मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध आदि। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राणायाम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की,
जे बर्जिलियस ने की, जे बर्जिलियस ने की है किसकी, प्रोटीन की खोज। नेशनल प्रोटीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। और ये जो है आपका प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन, फिश, एप्पल और ग्राउंडनट, एग, पनीर। ये जो है दोस्तों मटन और चिकन, ये प्रोटीन का घटता क्रम पहले सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, फिर फिश में, फिर एप्पल में, फिर ग्राउंडनट में, फिर एग में, फिर पनीर में, मटन, चिकन में। यह प्रोटीन का घटता क्रम है। ठीक है। प्रोटीन में 4% सल्फर भी पाया जाता है, 4% सल्फर भी पाया जाता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड पेप्टोन और पेप्टाइड और प्रोटीन बनाता है। ठीक है। क्या, एमिनो एसिड से मिलकर पेप्टोन और पेप्टाइड प्रोटीन बनता है। ठीक, आगे देखते हैं। एमिनो एसिड के 50 अणु मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। अगर एमिनो एसिड के 50 अणु एक साथ मिलेंगे तो प्रोटीन के एक अणु का निर्माण होता है। दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन को खाने से हमारे शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने, 1 ग्राम प्रोटीन से। आगे देखते हैं। आगे इसका मुख्य कार्य बॉडी का ग्रोथ एवं डेवलपमेंट करना। बाल नाखून में कैरोटीन प्रोटीन, यानी बाल नाखून में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखते हैं। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में मायोसिन एंड एक्टिन एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। इसी के कारण मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं। यही कान दोस्तों लिखा है, यहाँ पर कांड लिखा होना चाहिए, ये थोड़ा गलत टाइप है। मायोसिन एक्टिन, इसी के कारण मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग मरासमस और क्वाशियोरकोर। मरासमस हाथ पैर दुबला त्वचा पर झुर्रियाँ होती हैं। ठीक है। और क्वाशियोरकोर मांसपेशियाँ कमज़ोर, पेट बाहर निकला होता है। ये इसके 2 कारण हैं प्रोटीन की कमी से। ठीक है। टॉपिक नंबर 3 दोस्तों, अगर हमारी PDF और अच्छी लगती हो, अगर ये नोट्स अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण अच्छे टॉपिक लिखकर आपके सामने लाता रहूँगा। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करके रख लें। दोस्तों टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। गर्म खून वाले, यानी अभी BPSC में 2 परीक्षाएं हुई है साइंस मैथ में, दोनों में गर्म खून वाले जीव जंतुओं की जिक्र की थी, क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। तो गर्म खून वाले जीव जंतु कौन से हो सकते हैं? वे जीव जो अपने शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं। वे जंतु कहे जाते हैं जो अपने शरीर का तापमान अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें जो है गर्म खून वाले जीव जंतु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पक्षी और स्तनधारी, जैसे कुत्ते जानवर कोई भी ले लीजिए, ये जो है आपके गर्म खून वाले। और ठंडे खून वाले कौन से जीव जंतु होते हैं? टॉपिक नंबर 4 ले लीजिए, ठंडे खून वाले जीव जंतु। तो वो हो गए वे जानवर जो अपने शरीर में आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठंडे खून वाले जानवरों को बाहरी वातावरण से ऊष्मा मिलती है। ठीक है। वह अत्यधिक तापमान की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। ये ठंडे खून वाले हो गए। उदाहरण के लिए मछली, सरीसृप, उभयचर, कीट, मेंढक, छिपकली एवं कई अन्य रेप्टाइल्स, ये जो हो गए आपके ठंडे खून वाले। टॉपिक नंबर 5 उभयचर। उभयचर किसको कहते हैं? ये भी BPSC में यहाँ से भी ये क्वेश्चन मिला था। यह जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। उभयचर किसको कहते हैं? वह जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, बतख, सैलामेंडर, केकड़ा, सांप, केंचुआ, जल व्याघ्र, पेंगुइन, आग पक्षी, जोंक, घोंगा आदि, ये जो हैं आपके दोस्तों
उभयचर कहलाते हैं। और सरीसृप कौन से हैं? सरीसृप इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। किसमें? ये याद कर लीजिए, सिर और गर्दन और धड़ और पूंछ में मतलब विभाजित होता है। किसका? सरीसृप का। इनमें कोई ग्रंथ नहीं पाई जाती है, ये रेंगने वाले होते हैं। मतलब पेट इनका जहाँ तक कड़िल के धरती में मिलके चलता है। कौन से? सरीसृप। जैसे सांप हो गया, कनखजूरा हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ, टुएट्रा, ये जो है आपके सरीसृप जीव जंतु। अंडे देने वाले जीव जंतु। अंडे देने वाले जीव जंतु कौन से हैं? वे जीव जंतु निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, उन्हें अंडप्रज कहा जाता है। निषेचन आंतरिक एवं बाहरी हो सकता है, इनमें बाहर का कान नहीं पाए जाते हैं। इसकी दोस्तों एक पहचान है, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि अंडे देने वाले जीव जंतु कौन से होते हैं, तो अंडे देने वाले जीव जंतुओं की एक पहचान है कि इनमें बाहरी कान नहीं होता है। कहीं भी ऑप्शन में मिल जाए तो उसमें ये पहचान करना कि उसके बाहरी कान है कि नहीं, जो बाहर केवल कान छेद पाए जाते हैं कान में। जैसे कीड़े हो गए, मुर्गियाँ हो गई, मछली हो गए, उभयचर हो गए, ये आपके कौन से? अंडे देने वाले हो गए। बच्चे देने वाले जीव जंतु जरायुज यानी जीव कहलाते हैं, जरायुज जीव कहलाते हैं। कौन से? बच्चे देने वाले। समुद्री जीव जैसे व्हेल, डॉल्फिन, कुत्ते, बिल्लियाँ और मनुष्य, नेवला और मोल आदि। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 9, अदिश राशियाँ हैं सर। तो अदिश राशियाँ ये भौतिक विज्ञान का है, इससे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है दोस्तों। तो मैंने केवल उसका ये नहीं लिखा है परिभाषा, ये आपको देखने की एक नज़र में है ज़रूरत। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि जो हैं अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन सी हैं? वेग, विस्थापन, बल, ये बाल लिख दिया, इसमें टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी। बल, त्वरण, संवेग और बल यहाँ पर लिखा, आघूर्ण आदि, ये सदिश राशियाँ हो गई। जहाँ तक केवल विद्युत को छोड़कर इसका अपवाद है, और जहाँ तक वाह पहले लगा है दोस्तों, वाह पहले लगा है, वो सदिश राशियाँ हैं। इनको पहचानने का एक तरीका है, वाह जहाँ पर पहले लगा मिल जाए वो आपकी सदिश राशियाँ हैं। यहाँ अपवाद केवल संवेग में, ठीक है। टॉपिक नंबर 11, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी कह जाती हैं? जो आपके वातावरण को गर्म यानी गर्म करें ज़्यादातर, जिसे वे गैसें जो पृथ्वी को सतह को गर्म करती हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। जैसे या वे गैसें जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, या कह सकते हैं कि वे गैसें जो वायुमंडल के भीतर गर्मी को रोकती हैं, गर्मी को बनाए रखती हैं, मतलब उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो इनके एग्जाम्पल हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन। इनको याद कर लीजिए दोस्तों, यही है ग्रीन हाउस गैस। अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या है? एग्जाम्पल के लिए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं अनुवांशिक रोग। दोस्तों हमारा अगर PDF अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपसे निवेदन करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं इसको और टॉपिक तैयार कर सकूँ इससे आगे। दोस्तों आगे है एग्जाम्पल वर्णांधता, जो आँख से संबंधित होता है, ये जो है अनुवांशिक रोग है। इसके बाद हीमोफीलिया, ये भी ट्रांसफ़र हो जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्लीन फैक्टर, उसके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये दोस्तों जेनेटिक होते हैं। इसके बाद है टॉपिक नंबर 13, ये जो है सभी विटामिन के रासायनिक नाम। उधर भी आप देख चुके हैं, इधर थोड़ा नज़र डाल लीजिए कि इसमें केवल रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B12 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटाथेनिक और विटामिन B4 का एमाइनो एसिड, विटामिन B5 का निकोटिनेमाइड या नियासिन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन और विटामिन
H या विटामिन 7 बायोटीन, विटामिन B8 या B7 का बायोटीन, और इसका भी बायोटीन, इसका भी बायोटीन है। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल, विटामिन B10 का टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड, और पुराना नाम है इसका। इसके बाद विटामिन B11, विटामिन B11 यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है RNA और DNA और सेल डिवीज़न के लिए, भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को दूर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल, विटामिन K का फिलोक्विनिन और विटामिन P का हॉस्पिराइडिन, हेस्पिराइडिन इसका रासायनिक नाम है। टॉपिक नंबर 14, जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की खोज की गई। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, अब इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टेटेनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, तपेदिक, ये जो हैं आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसके बाद टॉपिक नंबर 15, विषाणु यानी विषाणुओं से, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग हो गए रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और ट्रेकोमा या पोथरी रोए या पोलियो, एड्स, चेचक, बड़ी माता या छोटी माता, बड़ी माता या छोटी माता। इसके स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है छोटी माता और चिकन पॉक्स होता है बड़ी माता। इसमें छोटे दाने निकलते हैं और चिकन पॉक्स में बड़े दाने निकलते हैं। डेंगू बुखार, पित्त ज्वर, डेंगू भी वायरस से ही होता है। ठीक, डेंगू वायरस। और इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, N1 और H1 भी कहते हैं। गलसोर यानी मम्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टॉपिक नंबर 6, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये जो है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो गए। टॉपिक नंबर 17, फंजाई यानी फफूंद या इसको कवक भी कहते हैं, कवक से होने वाले रोग। गंजा पर, दमा, दांत, खाज, एथलीट फूड। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, कैडमियम की अधिकता से, इटाई, आर्सेनिक की अधिकता से, ब्लैक फूड और कोबाल्ट की कमी से आरबीसी का निर्माण कम, एनीमिया, रक्ताल्पता रोग हो जाता है। यानी कोबाल्ट की कमी अगर शरीर में हो जाए, कोबाल्ट की कमी हो जाए तो आरबीसी यानी कोबाल्ट की कमी से आरबीसी का निर्माण कम होता है और एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी हो जाती है। कापर, तांबा की अधिकता से लीवर सिरोसिस यानी विल्सन रोग भी कहते हैं, तांबा के कापर की अधिकता से। अस्बेस्टस की अधिकता से लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर भी कहते हैं। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, गोइटर, गलघंट या घेंगा रोग भी कहते हैं इसको। टॉपिक नंबर 18, तना वाली फसलें। तना वाली फसलें कौन सी होती हैं? हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, जो तना वाली फसलें कही जाती हैं। टॉपिक नंबर 19, रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? इन फसलों को अक्टूबर में बोया जाता है, जिन्हें रबी की सर्दियों की फसल कहा जाता है, यानी रबी या सर्दियों की फसल कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, इन फसलों की कटाई गर्मी के मौसम में अप्रैल और मई के दौरान होती है। बीजों के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु और फसलों के विकास हेतु ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं इनके उदाहरण देख लीजिए। गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि। गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि ये रबी की फसलें हैं। इसमें जहाँ तक आप याद करने का एक तरीका है, यानी रबी और ये रबी में 2 अक्षर हैं तो इसमें भी 2 अक्षर हैं। गेहूँ, चना, मटर, जौ, इसमें 3 अक्षर हैं, अपवाद है जौ। जहाँ तक के 2 अक्षर वाले मिलेंगे आपको तो वो जो है रबी की फसल जहाँ तक हो जाएंगी। खरीफ की फसल,
खरीफ की फसल की परिभाषा देख लीजिए। यह फसलें मौसम की शुरुआत में मई के अंत से लेकर जून की शुरुआत तक बोई जाती हैं और अक्टूबर से शुरू होने वाली मानसूनी बारिश के बाद काटी जाती हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। खरीफ की फसल के चावल, मक्का, दालें जैसे उड़द, मूंग दाल और बाजरा प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक क्वेश्चन मिला था वहाँ कि हर परीक्षा में देखने को मिल जाता है कि क्रम से लगाओ, यानी विद्युत चुम्बकियों का क्रम क्या है, बढ़ता क्रम पूछ देते हैं या घटता क्रम दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ये टॉपिक नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका नीचे की तरफ जैसे जाएंगे तो ये विद्युत तरंग का आपका क्या है, बढ़ता क्रम है, क्योंकि गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग जो पहला गामा किरण है ये सबसे कम है, दूसरे नंबर से एक्स किरण है, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा पराबैंगनी किरण है। मतलब इसका बढ़ता क्रम विद्युत चुम्बकीय तरंग का बढ़ता क्रम है पराबैंगनी, फिर है दृश्य किरण है, फिर अवरक्त किरण है, फिर सूक्ष्म किरण है, रेडियो किरण है। यानी सबसे विद्युतीय तरंग यानी सबसे विद्युतीय चुंबकीय तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है रेडियो का, उससे कम सूक्ष्म का, उससे अवरक्त, फिर दृश्य, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, सबसे कम गामा किरणें। एक क्रम दे देता है दोस्तों पूछने के लिए। आप तो संभारिक है, देखो संभारिक है विभिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है। क्या है, परमाणु भार तो समान होता है परंतु परमाणु भार तो समान होता है परंतु उनके परमाणु क्रमांक असमान होते हैं। क्या, परमाणु क्रमांक असमान होते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम और 40, आर्गन का जैसे 18 आर्गन और फिर परमाणु भार क्या है 20। तो क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, असमान है। ठीक है, परमाणु क्रमांक असमान है और परमाणु भार क्या है, इसका समान है। इसका एक तरीका है याद करने का दोस्तों, यानी लटका हुआ हमेशा भार होता है, यानी लटका हुआ संभारिक का। संभारिक कैसे याद करेंगे, संभारिक यानी समान भार, अब भार हमेशा लटका हुआ होता है। समान देखो भार 40 है, यहाँ भी 40 है, तो जिसका समान भार हो और भार हमेशा लटका हुआ होता है वही हो गया संभारिक। इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1H3 तथा हीलियम का 2 हीलियम और 3, देखो इसका भार समान है, ये संभारिक हो गया। टॉपिक नंबर 24 पदार्थ की अवस्थाएं। प्रमुख 5 अवस्थाओं में बांटा गया है पदार्थ को। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। क्या है, बोस-आइंस्टीन। आगे देखते हैं, ये 5 अवस्थाएं हैं। उसके 25 नंबर टॉपिक नंबर 25 विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन विषय। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन विषय। विज्ञान की इधर शाखा है और इधर अध्ययन विषय। विटीकल्चर अंगूर का अध्ययन, वर्मी कल्चर केंचुआ का पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी, ऑर्कोलॉजी पुरातात्विक संबंधी शाखा, ऑर्थोपीडिक्स राष्ट्रीय उपचार का अध्ययन। आगे देखते हैं दोस्तों, इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इथेनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। आगे देखते हैं दोस्तों, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। एकोस्टिक्स ध्वनि से संबंधित अध्ययन व ध्वनि से संबंधित अध्ययन। सर्विस स्टेशन। एपीग्राफी शिलालेख संबंधी अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। और
कोरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, ओलिवो कल्चर जैतून कृषि का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्य विभिन्न का अध्ययन, हिमेटोलॉजी होता है आपका ब्लड का अध्ययन। दोस्तों ये 25 टॉपिक मैंने कराए हैं आपको। अगर आपको ये बहुत ही मैंने सोच समझ के बनाए हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे हों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही देखने के लिए वीडियो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कैसी लगी है PDF। मैं और इम्पोर्टेंट ऐसे ही टॉपिक जो कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दें उसी आधार से लिखता रहूँगा। इसमें जो कमी है, कुछ मिस्टेक है इसमें लिखने में, टाइपिंग में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आगे चल के मैं इसमें सुधार करूँगा। दोस्तों आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।